नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और स्वागत है आपका आपकी क्लास करंट अफेयर्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और आज है 2 सितंबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर ढंग से कीजिए, क्योंकि जब आप बेहतर प्रयास करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है अपनी मंजिल की ओर जो है बहुत तल्लीनता के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा और बहुत सटीकता के साथ जो है हार्डवर्क कर रहे होंगे और आपका टाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय का क्या करें, आप संयोजन करें और उसको अपने लिए क्या करें, उपयोग करें उसका। तो आइए सीधे हम लोग बढ़ते हैं और आज की क्लास देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपका टारगेट 2026 का आरओ का एग्जाम होगा तो उसके लिए अभ्युदय के नाम से एक हमारा बैच लॉन्च किया गया है। आप चाहे तो इस बैच पे एनरोल होकर के जो है एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आइए सीधे हम लोग आज के वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। मेरी तरफ से एक चॉकलेट आपको फ्री है, ठीक है, खा लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका पहला टॉपिक आज का है नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा। और जापान यात्रा निश्चित तौर पर जो है भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आप जानते होंगे। जापान की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत रहे और आज से नहीं, बहुत पहले से। बहुत छोटा सा देश जापान है, लेकिन हमसे कहीं गुना ज्यादा जो है टेक्नोलॉजीज के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में आगे है। छोटा सा देश है वो देश जापान जो पैसिफिक रिंग यानी कि जो एक क्या कहते हैं रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, जहां पर लगातार भूकंप और सुनामी जैसी ज्वालामुखी जैसी घटनाएं घटती रहती हैं। बावजूद इसके उस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया है कि कोई भी भूकंप उसको है, कोई भी ज्वालामुखी उसको हिला नहीं सकता है अपने आप में। अमेरिका ने, आप जानते होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। बावजूद इसके जापान ने अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया और आज जापान से बुलेट ट्रेन से लेकर मेट्रो ट्रेन से लेकर के न जाने कितनी कितनी प्रकार की टेक्नोलॉजी अर्थात प्रौद्योगिकी को हम उनसे ले रहे हैं और बहुत सारा पैसा भी जो है हमने उनसे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी जापान की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, यानी कि 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, क्या नाम है इनका, शिगेरू इशिबा के साथ मियागी प्रांत के सेंडाई शहर का दौरा किया है। कहां? मियागी प्रांत स्टेट है, सेंडाई सिटी है, यहां का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड का दौरा किया। जैसा कि आप यहां पर इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये इस कंपनी में सेमीकंडक्टर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसको यहां पर वो पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई किस किस प्रकार के यहां पर काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। कारखाने में उन्हें टीईएल की वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भूमिका, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भारत के साथ वर्तमान और भविष्य के सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरे से दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण, टेस्टिंग और सप्लाई चेन में सहयोग के अवसरों की व्यावहारिक समझ भी बनी है। पीएम मोदी की एक खास बात है कि वो टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में बहुत तेज हैं। नई नई प्रौद्योगिकियों को, निवेश के नए संसाधनों को बढ़ाने में उनकी अहम रुचि रहती है और यही कारण रहा है कि विगत कई वर्षों में भारत की विकास दर तेजी के साथ बढ़ रही है। अभी हाल ही में 7.8% विकास दर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। किसके द्वारा? अभी आगे हम चर्चा करेंगे उस पर। तो सरकार जो चीजें कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, निश्चित तौर पर इससे भारत सक्षम बन रहा है अपने आप में, है ना। दोनों नेताओं ने, यानी कि हमारे देश के पीएम और जापान के पीएम ने इस क्षेत्र में सहयोग गहन करने, जापान भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन साझेदारी करने के लिए सहमति को आगे बढ़ाने तथा भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा व आर्थिक सुरक्षा वार्ता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर भी क्या किया है, जोर दिया है। यह भी एक बड़ी बात है। और इसके दौरान जो है मजबूत, लचीली और भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन विकसित करने का साझा लक्ष्य जो है इस पर ही फोकस किया गया और कई प्रकार की चीजों के भी इस पर बातचीत की गई भैया। जैसे स्थानीय लोगों ने इस उच्च स्तरीय मुलाकात को सेंडाई के लिए सम्मान की बात बताया। आने वाले दिनों में इस साझेदारी से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत होने का जो है संभावना इस पर व्यक्त की गई है। एक पॉइंट और है कि प्रधानमंत्री इस बार के साथ लॉन्च की गई
स्टेट प्रांत साझेदारी पहल के तहत हर साल 3 भारतीय राज्य और 3 जापानी प्रांतों के प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे का दौरा करेंगे। जो अभी हाल ही में पीएम इसबा ने जो है स्टेट प्रांत साझेदारी जो की हुई है, यह भी अपने आप में एक बढ़िया बात है। इसको भी क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट के टाइप में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। उन्होंने राज्यपालों को भारत आने का निमंत्रण दिया कि राज्यपाल लोग जाएं और साझा प्रगति के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जापान और भारत के छोटे शहरों के स्टार्टअप्स और एमएसएमई मिलकर के विचारों का आदान प्रदान कर नवाचार यानी कि इनोवेशन और अवसर पैदा कर सकते हैं। यह एक अच्छी पहल अपने आप में। छोटे शहर आपस में समझे बूझे अपने आप को और उसके बिहार पे अपना पूरी कार्यप्रणाली को बनाएं। इसी सोच के साथ कानसाई में बिजनेस एक्सचेंज फोरम शुरू हो रहा है, जो निवेश, स्टार्टअप, साझेदारी और कुशल पेशेवरों के लिए नए रास्ते खोलेगा। तो ये कई चीजें जो है यहां पर अभी हाल ही में पीएम मोदी की जापान यात्रा के दौरान की गई हैं। अब आइए इसी पर आपको उत्तर देना है अपने प्रश्नों का। तो पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसबा ने मियागी प्रांत के सेंडाई शहर में स्थित टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड का दौरा किया। बिल्कुल सही बात है, किया दौरा। दोनों देशों के नेताओं ने मजबूत और भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन विकसित करने पर जोर दिया। बिल्कुल जोर दिया। स्टेट प्रांत साझेदारी पहल के तहत अंतर्गत जो है हर साल 5 भारतीय राज्य और 5 जापानी प्रांत एक दूसरे का दौरा करेंगे। बताओ सही सही नहीं सही है? मैंने कहा था कि कूट के फॉर्म पर प्रश्न पूछ सकता है, देखो पूछ लिया आपसे। तो भैया जी, लल्ला जी लोग, ये 5 प्रांत नहीं है, 3 प्रांत हैं, है ना। ये रॉन्ग है आपका। क्या है? ये रॉन्ग है आपका। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहां पर 5 नहीं बल्कि 3 स्टेट है। ओके, चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है। आप जानते होंगे केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने मिलकर के, दोनों लोगों ने 30 अगस्त को नोएडा के दौरे पर थे और वहीं पर जो है इसका लोकार्पण किया गया है अभी हाल ही में। कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री यहां रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया। किसका? रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई। ठीक है, यानी कई सारे वेपन्स बनाए जाएंगे और जो आपके ड्रोन्स होंगे वो भी यहां पर बनाए जाएंगे। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देगा। इस रूट से देश को रक्षा क्षेत्र में मजबूती मिलने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी जो है यहां पर प्रदान किए जाएंगे। तो यह भी एक क्या अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, नोएडा में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने किस प्रकार की इकाई का लोकार्पण किया है? अभी हमने आपसे बताया, आप बताइए मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण इकाई का किया है, या रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का, या बुलेट ट्रेन कंपोनेंट निर्माण इकाई का, या फिर स्पेस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है 30 अगस्त को। क्या किया है? तो सिंपल सी बात है, यह किया है बी वाला ऑप्शन, यानी कि रक्षा उपकरण एवं ड्रोन इकाई निर्माण इकाई का अभी हाल ही में उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, यह भी अभी चर्चाओं में, जिसको हम एससीओ के फॉर्म जो है शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। एससीओ क्या? एससीओ अक्सर जो है संघाई सहयोग संगठन के बारे में या इसकी बैठकों के बारे में या इसके सम्मेलनों के बारे में प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं चर्चाओं में। क्यों है? क्योंकि अभी इसके सम्मेलन, अभी इसी सम्मेलन का भी आयोजन हाल ही में किया जा रहा है और इसी सम्मेलन को लेकर के रूस के राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट आया है। क्या स्टेटमेंट आया है? उन्होंने कहा, कौन है रूस के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 31 अगस्त से चीन के तियानजिन में शुरू हो रहा संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जो है, यह संगठन में नई ताकत का संचार करेगा। शिखर सम्मेलन और बीजिंग में चीन के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए चीन की अपनी यात्रा की पूर्व संध्या पर एक लिखित साक्षात्कार में पुतिन ने कहा कि शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों और खतरों का सामना करने की एससीओ की क्षमता को मजबूत करेगा और साझा यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता को क्या करेगा? मजबूत करेगा। संघाई सहयोग संगठन निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है सम्मेलन है, अपने आप में संगठन है, लेकिन कई बार क्या होता है, चीन के जो है अजीब हरकतों की वजह से इसकी जो महत्ता है वो डाउन हो जाती है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पीएम मोदी ने वहां का दौरा किया और जो चीन के, आप जानते हो कि पुराने एक सांस्कृतिक जो है हमारे संबंध चीन के साथ रहे हैं, बहुत पुराने संबंध रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पर बहुत है, बौद्ध धर्म के विकास के फलस्वरूप तो हमारा संबंध
बहुत मजबूत रहा। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां पर आया हुआ था। एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी ना, याद है आपको? पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर चीन के साथ हमारा संबंध बड़ा मजबूत रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये चीज संबंध क्या हुए हैं, एक बार चीनी चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन बाद में रिश्ते खराब होते हुए चले गए और चीन की विस्तारवादी नीतियों ने जो है ग्लोबली चीजों को जो है क्या किया, बहुत ज्यादा खराब किया। ठीक है, चीन 2024-25 तक एससीओ की अध्यक्षता करेगा, यह बड़ी बात है। यानी कि 24-25 यानी कि इस साल तक 2025 में एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन में क्या आयोजित किया जा रहा है या आयोजित किया गया। ठीक है, दूसरा तियानजिन शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित हुआ। और यह फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, एक तो यह फैक्ट आपका कि कब से कब तक हुआ और कहां पर, चीन के तियानजिन में हुआ। तो यह भी फैक्ट आपको, दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग लगे हाथ संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के बारे में देख लेते हैं कुछ एक फैक्ट। तो 2001 में जो है संघाई में, यानी कि जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब? 2001 में, राइट। दूसरा 2017 में इसमें विस्तार हुआ और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य के रूप में नामित कर दिए गए। यही बड़ी बात है। इसका मुख्यालय एससीओ का बीजिंग यानी कि चीन में है। भाषाएं इसमें रूसी और चीनी बोली जाती हैं। ठीक है, यह पॉइंट याद रहेगा। चलो, उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा, यानी कि आतंकवाद हो गया, अलगाववाद, चरमपंथ से और जो दिक्कतें होती हैं इनसे मुकाबला करना। आर्थिक सहयोग के अंतर्गत ऊर्जा हो गया, परिवहन, व्यापार, कनेक्टिविटी आदि को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, जिसमें शिक्षा, पर्यटन, जन से जन संपर्क आदि भी इसके तहत किए जाते हैं। और बहुपक्षीय सहयोग, यानी कि एक संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण, यानी कि बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में जो चीजों को करना। यह ना रहे कि भैया हम ही हम हैं, तुम कुछ नहीं हो, या तुम ही तुम हो कुछ हो, हम कुछ नहीं है, इस भाव के साथ नहीं, बल्कि जो है सभी का साझात्मक जो है, सभी का सहयोगात्मक रूप से जो है चीजों को साथ में लेकर चलने का प्रयास इस एससीओ गठबंधन का जो है क्या मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो अलग से शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आपसे प्रश्न यहां पर पूछ सकता है कि बताइए संघाई सहयोग संगठन क्या है और जो है ये किस प्रकार से भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, या भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। ऐसा कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, या शॉर्ट नोट्स पूछ लेगा, या प्री में कई सारे फैक्ट पूछ लेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, चीन 2024-25 तक एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, कर रहा है। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बन गए। बिल्कुल सही बात है। एससीओ की स्थापना 2001 में संघाई में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। तीनों ही कथन एकदम सही हैं, यानी कि 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 कहां पर हैं? तो ये पहले वाले ऑप्शन में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखते हैं जरा। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार शुल्क यानी जो टैरिफ है उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका में एक संघीय अपील अदालत के द्वारा कहा गया कि भैया ट्रंप के पास ऐसा कोई अधिकार था नहीं। एक्चुअली में अमेरिका में ट्रंप ने जो फैसला लिया है, ट्रंप के इस फैसले से उन्हीं की सरकार के लोग जो है इससे नाराज हैं, और बाकी जो भी अमेरिकी हैं वो भी बहुत नाराज हैं कि भाई भारत एक ऐसा देश है जो आपके साथ परमानेंट दोस्त है, अपने आप में बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसके साथ दगाबाजी कर रहे हैं अपने आप में। तो ये एक चिंताजनक बात है। लेकिन ट्रंप साहब तो ट्रंप साहब है अपने आप में, है ना। तो क्या कीजिएगा, उनको हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, और जिसके दिल और दिमाग में पैसे की पकड़ आ जाती है, ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति विशेष या वो समाज या वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। जो पैसा पैसा खाली पैसा से सोचे, पैसे के साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक लाइन अक्सर कही जाती है, अक्सर मैं गुनगुनाता हूं, एक सॉन्ग है अपने आप में, कि काहे पैसे पे इतना गुरूर किए है। सुनिएगा ध्यान से, कि काहे पैसे पे इतना गुरूर किए है, यही पैसा तो अपनों से दूर किए है ना। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि भैया मनी है सब कुछ, लेकिन इसके आधार पर जो है आप चीजें करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने भारत के लिए संभावित राहत देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार शुल्क को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के पास ऐसे व्यापक अधिकार नहीं थे कि जिससे जो है वो इस तरह के शुल्क लगा सकें। एक सिंगल राइट इनके पास नहीं था। यह फैसला उन टैक्स पर लागू होता है जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल के कानून के तहत लगाए गए थे, ना कि सुरक्षा से जुड़े टैक्सों पर। यह बातें अदालत ने कही हैं। अगर भारत सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती से बच जाता है तो उस पर लगाया गया
25% टैरिफ जो है जरूर हटा दिया जाएगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25% दंडात्मक शुल्क भी इस फैसले में शामिल है। यह भी लग गया था कि भैया हम तेल लेते हैं रूस से, तो ये भी इस पर भी लग गया था जो है नहीं, क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम का कहना है कि यह शुल्क रूस से अमेरिका को होने वाले खतरे से निपटने के लिए लगाया गया था। अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील ने 7-4 की बहुमत से यह फैसला सुनाया है कि टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास है। यह फैसला ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले के खिलाफ आया हुआ है। देखते हैं ट्रंप साहब कब तक इस पर टिक पाते हैं। हमको लग नहीं रहा कि मामला चलेगा, आगे तूल पकड़ेगा और इस पर चीजें बिगड़ जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि संविधान में टैरिफ लगाने की शक्ति विशेष रूप से कांग्रेस को ही दी गई है, ना कि प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को, और इस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय गैर कानूनी है अपने आप में। ठीक है, चलिए, इलीगल है। जब ट्रंप सरकार ने ट्रेड वार शुरू किया तो उन्होंने IIPA कानून का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि व्यापार घाटे की वजह से देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बन गई है। इसी के आधार पर उन्होंने सामानों पर टैरिफ यानी सीमा शुल्क लगा दिया था। पगले आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई साहब। ठीक है, जबरदस्ती कर दिया इस कांड को। बिजनेसमैन है ना अपने आप में, तो क्या कीजिएगा। नेक्स्ट है, अब इसी पर आपके सामने प्रश्न बनता है कि अमेरिकी की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापार शुल्क को गैर कानूनी करार दिया है। बिल्कुल सही बात है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल सही बात है, सेम यही बात अदालत ने कही है। और यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल कानून के तहत लगाए गए टैक्सों पर लागू होता है। अब आप बताइए कि इसमें से कथन कौन सा सही होगा। तो आई थिंक ये जो है आपका तीनों सही होना चाहिए। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, 1, 2 और 3। ओके, चलिए, अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपका लक्ष्य यूपीसीएस एग्जाम है तो आप इसके लिए डिकोड एग्जाम के पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि प्री प्लस मेंस का वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स बाइलिंगुअल फॉर्म में, प्री की टेस्ट सीरीज आपकी, मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा प्री का पीवाईक्यूज आपका, मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज और बाकी आपके मेंटरशिप, आपकी बहुत अन्य चीजें जो हैं इसमें शामिल होंगी। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 7.8% तक पहुंच गई है। ऐसा अभी जो है सीएसओ की ओर से, यानी कि जिसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं, इसके इन्होंने जो ताजा अभी हाल में जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार 7.8 जीडीपी की वृद्धि, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार के लिए है, अपने आप में देश के लिए है। ठीक है, तो ये सीएसओ ने जारी जो आंकड़ा किया उसी में 7.8 जीडीपी वृद्धि दर कितना 7.8% पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 6.5% की तुलना में काफी अधिक है। आप जानते होंगे कि जीएसटी संग्रह 2024 से जुलाई 2025 के बीच 10.7% बढ़ा है, जो जनता के विश्वास और मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस साल अच्छे मानसून और बंपर फसल की संभावना आने वाले महीनों में विकास को और अधिक गति देगी, यानी कि इस बार मौसम ठीक ठाक रहा। ठीक है, मानसून भी ठीक ठाक रहा, न बहुत गर्मी पड़ी न बहुत ज्यादा चीजें खराब हुई, बैलेंसिंग सब कुछ रहा। तो इससे निश्चित तौर पर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने पर निश्चित तौर पर जीडीपी वृद्धि दर और बढ़ेगी अपने आप में, है ना। चलिए, तो अब आप बताइए कि हाल ही में एनएसओ द्वारा, ये वैसे ये एनएसओ नहीं होगा लल्ला, ये सीएसओ होगा। ठीक है, सीएसओ होगा, सॉरी एनसीओ है, सॉरी एनएसओ है। देखो मेरे मुंह से एससीओ निकल रहा था लेकिन सीएसओ निकल रहा था, लेकिन सीएसओ नहीं, ये एनएसओ है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है आपका ऑफिस। ठीक है, तो अभी हाल ही में एनएसओ यानी कि एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, तो ये आप बताइएगा। 6.5, 7.0, 7.8 या फिर 8.5, ये हो जाएगा आपका 7.8%, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, विमुक्त जाति दिवस अभी ये चर्चाओं में रहा है और इसी के लिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ जो है बातें भी कही हैं। यानी कि आप जानते हो कि 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। इन पर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था और देश की आजादी में लेकर के सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है। अभी क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस पर एक बड़ी घोषणा की है। क्या कहा है कि राज्य सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष जो है बोर्ड का गठन करेगी।
इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है एक समय में, और ये घुमंती प्रजाति के हैं, इनका देश में योगदान रहा, इसलिए सरकार इन पर काम कर रही है। इसके साथ ही इन जातियों के लोगों को कॉलोनियां और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। ठीक है। नट, क्या नट, आप जानते हो कि सुनते होंगे नट लोग है ना, जो अक्सर आप लोग को सड़क किनारे टेंट लगा करके देखे गए होंगे। ठीक है, तो उनको नट बोलते हैं। नट, बंजारा जो डांस आदि करते रहते हैं ना, आप जानते हो वो भी रहते हैं, तो नट हो गया, बंजारा हो गए, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा और जोगी जैसी जातियां भारत में वीर जातियां रही हैं। कभी मुगलों के खिलाफ तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ साहसिक संघर्ष इन लोगों ने किया था। लेकिन आज हम इनको बहुत ही हेय दृष्टि के साथ देखते हैं। आप ही जानते होंगे, जब नट आपके घर में आते होंगे कुछ मांगने की, तो आप उनको बहुत अजीब हरकतों से देखते होंगे। बंजारे लोग भी डांस वांग करते हैं तो उनको भी आप एक अजीब उसे देखते हैं ना। ये नहीं होना चाहिए। इनका एक समय में बड़ा योगदान हमारे देश में रहा है ना। तो आप जानते होंगे इन्होंने कभी इतना जो है इनके खिलाफ काम किया, मुगल खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजों ने उनके पराक्रम से भयभीत होते होकर वर्ष 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया और इन जातियों को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। आप बताइए कि जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने हथियार उठाए, उनके खिलाफ जो है क्या किया गया कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत इनको, इन जातियों को जन्म से ही जो है क्या कर दिया गया, अपराधी घोषित कर दिया गया। कितनी बड़ी बात है कि आप पैदा होते हो और अपराधी हो। ये हरकतें थी अंग्रेजों की, अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे, बेवकूफ कहीं के। क्या किया जाए इनको। आजादी के बाद ही यह कलंक 1952 तक कायम रहा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से 31 अगस्त 1952 को इन जातियों को इस अन्याय से दूर किया गया और उनको इस अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब विमुक्त जातियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विमुक्त जातियां वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंतर्गत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा इसको। इस पर सरकार और समाज दोनों का अविश्वास रहा और इनके लोगों को कठोर निगरानी में रखा गया। समाज इन पर ट्रस्ट नहीं करता था तब, और आज भी समाज इन पर ट्रस्ट नहीं करता है। नेट वगैरह घर में आ जाए तो आप उनको बड़ी अजीब दृष्टि से देखते हैं, नेट, बंजारा आदि दिया जाए, है ना। स्वतंत्रता के बाद 31 अगस्त 1952 के भारत सरकार के इस आर्थिक अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और इन समुदायों को मुक्त कर दिया गया। इसी कारण हर वर्ष जो है 31 अगस्त को, चूंकि 31 अगस्त को इनको विमुक्त किया गया था, इसीलिए 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए विमुक्त जातियों के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां आती हैं, राइट। चलिए विमुक्त जातियां कौन कौन सी है, अभी हमने बताया भी आपको। नट, बंजारा, गाड़िया, लोहार, बावरिया, सांसी, कुंजबंदिया, कंजर, कालबेलिया आदि कई घुमंतु और पारंपरिक समुदाय हैं। ये समुदाय परंपरागत रूप से घुमंतु जीवन, हस्तकला, पशुपालन, नटबाजी, व्यापार, लोक कला, गीत संगीत से जुड़े रहे हैं। बंजारा लोग जो है गीत संगीत से जुड़े रहते हैं, आप जानते होंगे, गांव वगैरह में अक्सर इनको देखते हुए मिल जाता होगा आपको। चलिए अब आप बताइए प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने विमुक्त एवं घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन की घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर इन जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विमुक्त जातियों को इस कलंक से 1952 में मुक्ति मिली। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। तो तीनों कथन सही है हमारे ख्याल से, 1, 2, 3 सी होगा। अच्छा, यहां पर लीजिएगा कि विमुक्त जातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसा यहां पर लिख लीजिएगा एक बार आप लोग, है ना। ठीक है, चलिए सी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न और है, टॉपिक और है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात अभी हाल ही में हुई है। आप जानते होंगे बड़ा बेसब्री से जो इनका इंतजार किया जा रहा था चीन में, और खूब ज्यादा स्वागत किया गया पीएम मोदी का। तो शी जिनपिंग, कौन? शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 31 अगस्त को तियानजिन में 7 साल बाद एक मंच पर मिले हैं। इन दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक जो है द्विपक्षीय वार्ता अभी हाल ही में हुई है। बातचीत में कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा समझौते, व्यापारिक संबंधों, अरे भाई साहब, व्यापारिक संबंधों, ठीक है, और कई चीजों पर बातचीत की गई है। और इस बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा समझौते, व्यापारिक संबंधों और दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई है। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार वहां के पीएम मोदी का एक जो है वहां के राष्ट्रपति का एक स्टेटमेंट आया है कि अब पुनः से ड्रैगन और हाथी एक साथ आ जाएं। तो ये स्टेटमेंट वहां के जो है प्रेसिडेंट का आया हुआ है। ठीक है, अब चाहते हैं कि भैया भारत रहे साथ में, क्योंकि
ग्लोबली दो बड़ी कंट्री हैं जनसंख्या के मामले में चाहे अन्य किसी मामले में हो। ठीक है, राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें खुशी हुई और यह समय जब ड्रैगन और हाथी एक साथ आ जाएं, मैंने ये कहा। ठीक है, यानी कि ये एक साथ मिलकर के चलने का प्रयास करना चाहते हैं। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। आप जानते होंगे दोनों देश ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं और अपने लोगों की भलाई व मानव समाज की प्रगति के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। अब ग्लोबल साउथ में अहम सदस्य हैं तो पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो है चीन का भारत के बढ़ते हुए जो है संबंधों, मजबूत होते संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल साउथ में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर चर्चा कीजिए। तो आप इसको लिखिएगा कि अगर चाइना और भारत एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कैसे आगे बढ़ेगा चीजें। ठीक है, अब आप बताइए कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद किस शहर में अभी मिले हैं? तो बीजिंग, संघाई, तियानजिन या फिर वुहान? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि तियानजिन में मिले हैं अभी। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है। अब आपके सामने एक प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। बहुत आसान सा उत्तर है, नहीं आता होगा तो इसको सर्च कीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप लोग, है ना। ऐसा ना कीजिए कि ना दें आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आप आरओ प्री आपका निकल रहा होगा या बॉर्डर लाइन पे होंगे तो आप उसको पीसीएस का बैच जो है आरओ मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप यहां पर जो है इन दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जीएस को छोड़ते हुए बाकी सभी कंटेंट का वीडियो लेक्चर, उसके नोट्स और कॉपी का चेक करना, एसए के लेक्चर्स, आपके एसए के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सब चीजें आपको यहां पर कराई जाएंगी। प्लस करंट अफेयर्स का वीडियो भी अलग से आपको दिया जाएगा और जीएस और बाकी हिंदी का आपको टेस्ट भी इसमें दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, निश्चित तौर पर आपको इसको जो है ज्वाइन करना चाहिए, इससे आपको एक बड़ा फायदा मिलेगा। अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है, कॉपी बना लीजिएगा एक अलग से टास्क वाली। ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस कथन के आलोक में नोएडा में स्थापित नई रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई की प्रासंगिकता पर स्पष्ट कीजिए कि भैया किस प्रकार से जो है हमें इससे मजबूती मिलेगी हर क्षेत्र में। इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में इसको आपको क्या करना है, डिटेल्स में लिखना है। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860, आप चाहें तो इसमें कोई दिक्कत होगी लिखने में तो आप सीधे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 86044009, ठीक है, 201, इस पर बातचीत कर लीजिएगा और जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।